हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग करेंगे डिस्कस 3 अगस्त के करंट अफेयर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखो कि टोक्यो ओलंपिक की बैडमिंटन स्पर्धा में महिला एकल का कांस्य पदक पीवी सिंधु ने किस देश की खिलाड़ी को हराकर अपने नाम किया है। अब देखो, एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं वो सीधे सीधे पूछे नहीं जाते हैं। अब प्रश्नों को घुमाकर पूछा जा रहा है। तो एग्जाम में अगर आएगा कि पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता, तो ये तो सबको पता रहेगा कि उन्होंने जो है कांस्य जीता है, ब्रोंज जीता है। लेकिन किसको हराकर जीता है, एग्जाम में अगर ये आ गया तो याद रखना कि उन्होंने चीन के खिलाड़ी को हराया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में अब तक कुल 2 मेडल जीते हैं। ठीक है, पहला मेडल आया था मीराबाई चानू के द्वारा, जो कि एक सिल्वर मेडल था। और अब जो कि दूसरा मेडल है वो जीता गया है बैडमिंटन स्पर्धा में महिला एकल के अंतर्गत। और ये क्या है, ये एक ब्रॉन्ज मेडल है जिसे जीता है देश के लिए पीवी सिंधु ने। तो पीवी सिंधु ने सीधे सेटों में चीन की हे बिंगजियाओ, खिलाड़ी का नाम क्या है, हे बिंगजियाओ को हराकर ओलंपिक की बैडमिंटन स्पर्धा में महिला एकल का कांस्य पदक जीत लिया है। और सिंधु ने 53 मिनट तक चले मैच में 21-13 और 21-15 से अपने विरोधी को हराया है। इसी के साथ टोक्यो ओलंपिक में भारत की झोली में 2 पदक हो गए हैं। इससे पहले मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग में रजत पदक जीतकर टोक्यो में भारत के पदकों का खाता खोला था। तो ये तो सभी को पता होगा कि मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग में रजत पदक जीता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग की कौन सी कैटेगरी में कितने किलो वर्ग में उन्होंने रजत पदक जीता है, तो याद रखना कि उन्होंने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने होंगे। सिंधु ने रियो ओलंपिक 2016 में भी रजत पदक जीता था। टोक्यो में कांस्य जीतकर वो भारत की ऐसी पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं जिसने ओलंपिक खेलों के व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 पदक हासिल किए हैं। अब देखो, ये भारत की पहली ऐसी महिला खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने ओलंपिक खेलों की व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 पदक हासिल किए हैं। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि सिंधु से पहले 2 और खिलाड़ियों ने भी 2 व्यक्तिगत पदक जीते हैं, लेकिन दोनों पुरुष वर्ग में थे। पहला नाम आएगा नॉर्मन प्रिचार्ड का। उन्होंने वर्ष 1900 के ओलंपिक खेलों में 200 मीटर और 200 मीटर हर्डल दोनों में सिल्वर मेडल जीता था। इसके बाद नाम आता है सुशील कुमार का, वर्तमान में जो विवादों में फंसे हुए हैं। उन्होंने भी कुश्ती में बीजिंग ओलंपिक 2008 में कांस्य और लंदन ओलंपिक 2012 में रजत जीतकर 100 से भी अधिक सालों बाद भारत के लिए यह कारनामा दोहराया था। तो सारे पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी को याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे नए लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए के रूप में नियुक्त किया गया है, तो बताओ यहाँ पर क्या विकल्प सही होगा। सही होगा इसका ऑप्शन ए, दीपक दास को हाल ही में भारत का नया लेखा महानियंत्रक सीजीए के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात यहाँ पर करें तो ऑप्शन बी, सी और डी ये तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ऑप्शन बी के बारे में बात करें तो अजय सिंह के बारे में आपको याद होगा। ये वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं किसके, BIF के, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के। कुलदीप सिंह भी नाम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये NIA के वर्तमान में चीफ है। तो NIA के चीफ का इनको जो है अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है। इसी के साथ साथ ये CRPF के DG भी हैं। ठीक है, तो ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। नासिर कमल जो कि एक IPS हैं और ये वर्तमान में किस पद पर हैं, नासिर कमल नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के वर्तमान में DG हैं। DG हैं किसके, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के। तो यहाँ पर जो नए लेखा महानियंत्रक बने हैं उनका नाम क्या है, दीपक दास। तो दीपक दास ने 1 अगस्त को नए लेखा महानियंत्रक के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है। दास सीजे का पद संभालने वाले 25वें अधिकारी हैं। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में महालेखा नियंत्रक यानी कि CGA प्रधान लेखा सलाहकार का पद है। और CGA का कार्यालय केंद्र सरकार के लिए व्यय, राजस्व, उधार और विभिन्न वित्तीय संकेतकों का मासिक और वार्षिक विश्लेषण को तैयार करता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न होगा कि टोक्यो ओलंपिक में किस देश की एलन थॉम्पसन हेरा ने, नाम याद रखना, एलन थॉम्पसन हेरा ने महिलाओं की 100 मीटर स्पर्धा में 10.61 सेकंड में गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो आपको बताना है कि एलन थॉम्पसन हेरा कहाँ की रहने वाली हैं, ये जमैका की रहने वाली हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो टोक्यो ओलंपिक में 100 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीतने वाली जमैका गर्ल एलन थॉम्पसन हेरा का नाम दुनिया की सबसे तेज धाविका की लिस्ट में जुड़ गया है। उन्होंने 31 जुलाई को 100 मीटर की दौड़ की स्पर्धा जीतकर
33 साल पहले बना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब वे दुनिया की दूसरी सबसे तेज दौड़ने वाली धाविका बन चुकी हैं। तो पहली कौन है? तो दुनिया की सबसे तेज यानी कि पहली सबसे तेज धाविका का नाम है फ्लोरेंस डेलोरेज ग्रिफिथ जैनर। जैनर एक अमेरिकी ट्रैक और फील्ड एथलीट थी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है। एलन थॉम्सन हेरा जमैका की एक ट्रैक और फील्ड स्प्रिंटर हैं जो 100 मीटर और 200 मीटर के खेल में हिस्सा ले रही हैं। एलन का जन्म 28 जून 1992 को जमैका के मैनचेस्टर में हुआ था। ओलंपिक में वो 2 बार गोल्ड मेडल को हासिल कर चुकी हैं। साल 2016 में हुए रियो ओलंपिक में एलन ने 100 मीटर और 200 मीटर दोनों स्पर्धा में जीतकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। वहीं टोक्यो ओलंपिक 2020 में 100 मीटर की दौड़ में फराटेदार दौड़ उन्होंने गोल्ड मेडल पर अपना कब्जा जमाया है। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं एस.एन. घोरमड़े, यानी कि विकल्प ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमड़े ये बनाए गए हैं भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख। और इससे पहले घोरमड़े पूर्वी नौसेना के चीफ ऑफ स्टाफ थे। वे वाइस एडमिरल अशोक कुमार की जगह लेंगे। और जैसा कि आप जानते हो वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन हैं? ये हैं एडमिरल करमबीर सिंह। कुछ अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो देख लो इसको भी। श्री नरेंद्र बत्रा का नाम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में, ये उनका दूसरा कार्यकाल होगा। जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। मृदुल कुमार मैक्सिको में भारत के नए राजदूत। सुबोध कुमार जायसवाल ये सीबीआई के नए निदेशक बनाए गए हैं। राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? अब एग्जाम में ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है, तो ये इसको याद रखना होगा आपको कि राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे नवाजा गया है। और इसका आंसर होगा साइरस पूनावाला। अब ये नाम तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी होगा कि कोविड-19 रोधी टीका निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं डॉक्टर साइरस पूनावाला। इनको 2021 के लिए प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। लोकमान्य तिलक ट्रस्ट के अध्यक्ष दीपक तिलक ने यह घोषणा की है। पूनावाला को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके काम के लिए सम्मानित किया जाएगा, जिसमें उन्होंने कोविशील्ड नामक टीका बनाकर कई लोगों की जिंदगियों को बचाने में मदद की है। उनके नेतृत्व में दुनिया को रिकॉर्ड वक्त में कोविशील्ड टीके की करोड़ों खुराक मिल पाई। पूनावाला अलग अलग टीकों को किफ़ायती दामों पर बनाने में अग्रणी रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर डॉक्टर साइरस पूनावाला के साथ साथ अगर एग्जाम में भी आ सकता है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ कौन है, तो उनका नाम क्या है? अदार पूनावाला। ठीक है, डॉक्टर साइरस पूनावाला अध्यक्ष हैं, अदार पूनावाला क्या है? सीईओ हैं। और उनको ये पुरस्कार कब मिलेगा? तो 13 अगस्त को मिलेगा। पुरस्कार के तौर पर उन्हें 1 लाख रुपए का नगद इनाम और एक स्मृति चिन्ह दिया जाएगा। तिलक ने कहा कि यह पुरस्कार हर साल 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि पर दिया जाता है, लेकिन महामारी के कारण इस बार तारीख को बदल दिया गया है। और इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1983 में हुई थी। और अभी तक बहुत सारे प्रतिष्ठित लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 जुलाई 2021 को G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो 30 जुलाई को जो G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक हुई है उसकी मेजबानी की गई है किसके द्वारा? इटली के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो भारत की अध्यक्षता की गई है इस बैठक में संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी के द्वारा। और G20 कंट्रीज के बारे में बात करें तो इसमें 19 देश और यूरोपियन यूनियन शामिल है एक देश के रूप में। भारत भी G20 का हिस्सा, ये तो आप जानते ही होंगे। G20 का पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? 2008 में हुआ था अमेरिका में। 16वां G20 सम्मेलन कहाँ पर होगा? इटली में होगा। 17वां कहाँ पर होगा G20 सम्मेलन 2022 में? ये होगा इंडोनेशिया में। और याद रखना कि 18वां G20 सम्मेलन 2023 में होगा और ये भारत में होगा। तो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन स्थल कहाँ पर होगा? डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन होगा ऑप्शन सी गुजरात में। ठीक है, याद रखना गुजरात की राजधानी गांधीनगर में इसका आयोजन किया जाएगा। एग्जाम में ये भी प्रश्न आ सकता है कि 2020 का जो डिफेंस एक्सपो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था लखनऊ में। ये भी आपको याद रखना है। डिफेंस एक्सपो में होता क्या है? तो इसमें रक्षा मंत्रालय देश की सैन्य ताकत प्रणाली का प्रदर्शन करता है और अन्य कंट्रीज भी इसमें हिस्सा लेते हैं। बात करते हैं गुजरात के बारे में तो राजधानी गांधीनगर है, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। जिलों की संख्या कुल कितनी है? 33 है। याद रखना कि भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कच्छ में बनने वाला है और भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भी कच्छ है जो कि गुजरात में स्थित है। भारत के पश्चिम में स्थित गुजरात के कच्छ जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है? 45,652 वर्ग किलोमीटर। एग्जाम में अगर आया कि भारत का सबसे छोटा वाला जिला कौन सा है तो ये हो जाएगा माहे, जो कि पांडिचेरी में स्थित है
और इसका क्षेत्रफल कितना है, तो मात्र 9 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, बहुत ही छोटा सा जिला है। इन एन आइडियल वर्ल्ड नामक जो किताब आई है, तो इसको किसने लिखा है, इन एन आइडियल वर्ल्ड, तो ये किताब लिखी गई है किसके द्वारा, कुणाल बासु के द्वारा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और इसी के साथ कुछ अन्य चर्चित किताबें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, तो आइए इसको भी दोहरा लेते हैं। जैसे कि स्टोरीज आई मस्ट टेल, ठीक है, द इमोशनल लाइफ ऑफ एन एक्टर, ये किताब लिखी गई है कबीर बेदी के द्वारा, जाने माने अभिनेता। इंडिया एंड एशियन जियो पॉलिटिक्स किताब लिखी गई है शिव शंकर मेनन के द्वारा। हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर नामक जो किताब है बिल गेट्स ने लिखी है। सुले वन मैप वन होप किताब लिखी गई है जॉन ग्रिशम के द्वारा। इंडियाज पावर एलिट कास्ट क्लास एंड कल्चरल रिवोल्यूशन, ये किताब लिखी गई है संजय बारू के द्वारा। तो सभी बुक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अमेरिका का पहला मुसलमान धार्मिक स्वतंत्रता राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, अब ये प्रश्न भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अमेरिका का पहला मुसलमान धार्मिक स्वतंत्रता राजदूत ये नियुक्त किया गया है किसको, राशिद हुसैन को। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है, राशिद हुसैन। बात करते हैं अमेरिका के बारे में, तो अमेरिका के जो 46वें राष्ट्रपति बने हैं वो हैं जो बाइडन। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कौन है, ये है कमला हैरिस। अमेरिका की सबसे लंबी नदी है मिसौरी, ये भी आपको पता होना चाहिए। वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी, ये पोटोमेक नदी के तट पर है। और अमेरिका के घास के मैदान को कहते हैं प्रेरी। एग्जाम में एक प्रश्न भी कभी कभी आता है कि प्रेरीज या प्रेरी नामक जो घास के मैदान है ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये यूएसए में पाए जाते हैं। और अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है, तो मौलिक अधिकार को लिया गया, न्यायिक पुनरावलोकन को लिया गया, न्यायिक पुनरावलोकन, और संविधान की सर्वोच्चता को लिया गया, निर्वाचित राष्ट्रपति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्याय अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान। तो इतनी चीज़ें ली गई हैं भारतीय संविधान में, किससे, अमेरिकी संविधान से। और दुनिया का पहला लिखित संविधान किस देश का था, तो ये अमेरिका का ही संविधान है। हाल ही में किसके द्वारा राज्यसभा में नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक यानी कि कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड अमेंडमेंट बिल को पारित किया गया है, तो ये बिल लाया गया था किसके द्वारा, नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा, जो कि हमारे कृषि मंत्री भी हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री। तो विपक्ष के भारी हंगामे के बीच उच्च सदन ने यानी कि राज्यसभा ने शुक्रवार को नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक 2021 को पारित कर दिया है। इसमें नारियल विकास बोर्ड अधिनियम 1979 की धारा 4 में संशोधन कर एक गैर कार्यकारी अध्यक्ष, एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी और बागवानी के एकीकृत विकास मिशन के प्रभारी और भारत सरकार के पदेन संयुक्त सचिव को बोर्ड का सदस्य बनाने का प्रावधान किया गया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि बिल का मकसद तटीय क्षेत्रों का विकास करना है। बात करते हैं नारियल विकास बोर्ड के बारे में, तो नारियल विकास बोर्ड यानी कि CBD भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के तहत एक कानूनी निकाय है जो नारियल और नारियल से संबंधित उत्पादों के व्यापक विकास के लिए जिम्मेदार है। बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, 12 जनवरी 1981 को हुई थी और यह भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण से संचालित होता है। इसका मुख्यालय मिलेगा आपको कोच्चि केरल में, याद रखना, और इसके क्षेत्रीय कार्यालय आपको बेंगलुरु, चेन्नई और गुवाहाटी में मिलेंगे। इस बोर्ड के 6 राज्यों में केंद्र हैं जो कि कोलकाता, भुवनेश्वर, ठाणे, पटना, हैदराबाद और पोर्ट ब्लेयर में स्थित हैं। तो एग्जाम में अगर आया कि नारियल विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोच्चि केरल। ठीक है, मैं दोबारा से बता देता हूँ, नारियल विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, कोच्चि केरल में है। तो अब बात करते हैं क्विज नंबर 210 की। प्रश्न ये पूछा गया था कि भारत वर्ष 2020 में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI को प्राप्त करने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है, तो सही उत्तर इसका है 5वां देश। तो इसका जो विकल्प सी था बिल्कुल करेक्ट था और आप सभी लोगों के आंसर बिल्कुल सही रहे। और दोस्तों अब बारी है क्विज नंबर 211 की। प्रश्न है कि सैंडी स्टॉर्म जो किताब है यह किस क्रिकेटर की आत्मकथा है। सैंडी स्टॉर्म यह किस क्रिकेटर की आत्मकथा है, ये हैं आपके विकल्प। और फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आया तब आप इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दीजिएगा। लेक्चर की PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।